हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। और ये हम कर रहे हैं हमारी क्वेश्चन बुक जो है उससे कर रहे हैं। और इसके लेक्चर्स ऑलरेडी हमने अवेलेबल करवा दिए हैं। और इसके लेक्चर्स अगर आपने अभी तक देखे नहीं है तो आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके इसके लेक्चर्स आप देख सकते हो। चलिए तो हम करते हैं शुरू क्वेश्चन एंड आंसर। और ये अपना सेकंड पार्ट है क्वेश्चन एंड आंसर का। ऑलरेडी एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। राजेश एंड कंपनी, a partnership firm, provides financial and management consultancy to a group of companies for an annual retainership fees of 15 lakh rupees का फीस लेती है। फर्दर, the firm is provided with a car along with a driver for its exclusive use throughout the year। 15 लाख रुपीज तो इनको मिलते ही हैं, कार और ड्राइवर भी इनको दिया हुआ है। द फ्यूल कॉस्ट इज ऑल्सो borne बाय द ग्रुप। जो ग्रुप है फ्यूल भी वही भरवाता है, उसका कार भी दे रखी, ड्राइवर भी, पेट्रोल भी। राजेश एंड कंपनी पेस जीएसटी ऑन द अमाउंट ऑफ रुपीज 15 लैक्स। जितना अमाउंट ये उसे चार्ज करती है उतने पे ही ये जीएसटी भरती है जी। इज द वैल्यू ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय राजेश एंड कंपनी करेक्ट अंडर जीएसटी लॉ। तो पूछा गया है कि जो ये कर रही है वो क्या सही है या गलत है। तो क्या 15 लाख पे जीएसटी भरना सही है या गलत है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो उसको 15 लाख रुपए तो केस में मिल रहे हैं, बाकी उसको गाड़ी, ड्राइवर और पेट्रोल मिल रहा है अलग से। तो ये क्या हो गया, जो उसको अलग से मिल रहा है वो हो गया नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, ठीक है। तो वो जो अमाउंट है उस केस में यहाँ पे सेक्शन 15 कब लाता है, सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन वैल्यू जो होती है ना उस पे जीएसटी आता है। अब ट्रांजेक्शन वैल्यू तो यहाँ पे 15 लैक्स है, लेकिन लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू तभी लगता है जब दो केसेस में ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं लगता है। एक केस जब कोई नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन में मिल रहा हो, उसको नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन भी अगर मिल रहा हो तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को हमको इग्नोर करना पड़ेगा और रूल नंबर 27 हमको लगाना पड़ेगा। कौन सा नंबर का रूल, रूल नंबर 27। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे वापस नई वैल्यू नहीं पूछी है कि कितनी वैल्यू पे टैक्स आएगा। इज द वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय राजेश एंड कंपनी करेक्ट अंडर जीएसटी लॉ। तो क्या 15 लैक्स पे जीएसटी भरना करेक्ट है, आंसर इज नो। रूल 27 के अकॉर्डिंग हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और रूल 27 ये बोलता है, रूल 27 में 3-4 मेथड दिए हैं। इफेक्टिवली उस मेथड का मतलब ये है कि भाई जो नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन में मिल रहा है उसको भी आप ऐड करो और उसके बाद फिर जो अमाउंट आता है उसके ऊपर में आप जीएसटी का पेमेंट करो। उसके बाद आप जीएसटी का पेमेंट। तो यही बात हमको यहाँ पे लिखी हुई है, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सच एडिशनल कंसिडरेशन मस्ट बी एडेड। 15 लाख रुपीज में उसको भी ऐड करना एज पर रूल नंबर 27। ये बात लिख दी तो अपने यहाँ पे काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, देव एंटरप्राइजेज इज द सप्लायर ऑफ वाटर कूलर्स। Dev Enterprises supplied water coolers to an unrelated party, Vimal Traders, for 2,95,000 rupees inclusive of GST। 2,95,000 रुपीज में जीएसटी भी इंक्लूडेड है। ठीक है जी। अब विमल ट्रेडर्स ऑल्सो गेव सम मटेरियल्स टू डेव एंटरप्राइजेस। कुछ मटेरियल और उसने दिया है उसको, देव को, वैल्यूइंग 10,000 एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी एज कंसिडरेशन फॉर सच सप्लाई। तो कुछ तो उसने पैसा दिया है, 2,95,000 रुपीज तो उसने पैसा दिया है और 10,000 रुपीज उसने गुड्स भी दे दिए उसको एज ए
कंसिडरेशन के फॉर्म में उसको गुड्स भी दिए। एट द सेम टाइम Dev Enterprises has supplied the same goods to another unrelated person. Dev Enterprise यही goods को किसी unrelated person को एट ए प्राइस ऑफ 297,360 में सप्लाई करता है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। You are required to determine the value of goods supplied by Dev Enterprise to Vimal Traders। तो देखो यहाँ पे उसको मनी मिल रही है, प्लस काइंड में भी कुछ मिल रहा है, काइंड में भी कुछ मिल रहा है, नॉन मॉनेटरी कुछ मिल रहा है, केस में मिल रहा है, काइंड में मिल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा रूल आएगा? रूल नंबर 27। वैल्यू निकालने के लिए हमको रूल नंबर 27 लगाना पड़ेगा। अब देखो रूल नंबर 27 क्या बोलता है बच्चों? रूल नंबर 27 को ये बोलता है, सर रूल नंबर 27 ये बोलता है कि सबसे पहले आप देखो ओपन मार्केट वैल्यू, उसका ओपन मार्केट वैल्यू अपने को लेना है, सबसे पहले ये बोलता है रूल नंबर। उसके बाद अगर ओएमवी अवेलेबल नहीं है, अगर नहीं है तब जाना है अपने को दूसरे ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन बोलता है कि जो भी आपको मनी मिल रही है वो प्लस जो काइंड में मिल रहा है उसकी वैल्यू निकाल लो, वैल्यू ऑफ काइंड। जो भी काइंड में आपको मिल रहा है उसकी क्या वैल्यू वो कैलकुलेट कर लो, तो वो दोनों ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा VOS। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले हमको OMV लेना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी OMV दिया हुआ है। OMV क्या होता है कि भाई वही सप्लायर वही चीज किसी और कस्टमर को क्या रेट में बेचता है वो कहलाता है OMV। सिंपल सी बात है। तो इस केस में ये हो गया हमारा 297,360 जो अमाउंट दिया हुआ है वो जीएसटी इंक्लूडेड है उसके अंदर में। तो जीएसटी को अगर हम बैक कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ गुड्स। तो करके देख लेते हैं कैसे करना है। सर वो भी आप ही बता दो। 18% जीएसटी रेट दे रखा है, 297,360 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 18 118। तो ये हम करेंगे, जो इससे जो वैल्यू आएगी वो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स। ओपन मार्केट वैल्यू लेनी है, रूल 27 लगेगा, 297,360 डिवाइड बाय लगा के 252 आ जाएगा। ऑल क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आसान है। चलिए, व्हाट वुड बी योर आंसर if the price of 297,360 is not available at the time of supply of goods to the Vimal traders? भाई जब हम विमल ट्रेडर्स को सप्लाई कर रहे हैं तब ये प्राइस अवेलेबल नहीं है, तो हम होशियार है पहले से ही, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर OMV अवेलेबल नहीं है तो बच्चों हमको मनी प्लस काइंड में जो मिल रहा है उसकी वैल्यू दोनों को ऐड कर देना है, सिंपल सी बात है। तो देखो हमको मनी कितनी मिल रही, 295 जो कि जीएसटी इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले तो उसको जीएसटी को हटाओ, साले को जीएसटी को हटा के जो वैल्यू आती है वो कहलाती है टैक्सेबल वैल्यू। तो 295 में से जीएसटी हटा दो, कैलकुलेटर अपने पास है नहीं तो हम यहां से आंसर देख लेते हैं। 295 में से 18% 100 डिवाइडेड बाई 118, एक अमाउंट तो ये आ गया। ये तो हो गया हमारा केस का अमाउंट। ध्यान रखना है इसको बच्चों, ध्यान रखना कि यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दिया हुआ है तो यहाँ पे जीएसटी को हटाना है टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए। तो ये हो गया। दूसरा वो अपने को कुछ मटेरियल दे रहा है, कुछ मटेरियल वो दे रहा है जिसका वैल्यू 10,000 रुपीज है,
और ये पहले से ही जीएसटी एक्सक्लूडेड है इसके ऊपर। भाई वो तो गुड्स दे रहा है तो क्या ही जीएसटी, वो जीएसटी तो लेना नहीं है उसको। फ्री में गुड्स दे रहा है अपने, मतलब फ्री में मतलब एज ए काइंड में अपने को गुड्स दे रहा है। तो 10,000 रुपीज को ऐड कर लो यहाँ पे। ऐड करके अपना क्या आ जाएगा, भारत माता की जय, वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा। तो ये आ गया अपने यहाँ पे सब। मजा आया या नहीं आया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इतना बड़ा क्वेश्चन है सर, कैसे पढ़ने में थक जाएंगे हम तो। बच्चों पढ़ने में तो पढ़ तो मैं रहा हूं ना, आप तो केवल सुन रहे हो। तो आप भी मेरे साथ साथ बोलेंगे। रस्तोगी एंड कंपनी मैन्युफैक्चर्स कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स एट इट्स यूनिट सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर रस्तोगी एंड कंपनी फॉर 1,000 प्रोडक्ट्स इज 20 लाख रुपीज का कॉस्ट आ रहा है इसको। These products require further processing before sale, and for this purpose, products are transferred from its Madhya Pradesh unit to its another unit in Himachal Pradesh. लो साहब, कहाँ मध्य प्रदेश, कहाँ हिमाचल प्रदेश? हम्म हिमाचल प्रदेश में इसके दूसरी यूनिट है। द वैल्यू डिक्लेयर्ड ऑन द इनवॉइस फॉर सच ट्रांसफर इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच प्रोडक्ट। तो इनवॉइस पे जो कॉस्ट लगी थी वो लिख दिया भाई ने, क्योंकि अपना ही तो यूनिट है, किसी और से तो कोई और तो है नहीं। अपने यूनिट को तो क्या प्राइस चार्ज करेंगे, क्या टैक्स चार्ज करेंगे, वो तो कुछ पैसा उससे आना नहीं है। लीगल एंटिटी एक ही है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश यूनिट अपार्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग इट्स ओन प्रोडक्ट्स engages in processing of similar products of other persons who supply the products of the same kind and quality। अब ये अपने यूनिट के गुड्स भी प्रोसेस करती है और दूसरे लोगों के भी गुड्स प्रोसेस ये करती है। Thereafter, the Himachal Pradesh unit sells these processed products to wholesaler। उसके बाद ये होलसेलर को वो बेच देती है। There are no other factories in the neighboring area which are engaged in the same business of that of the Himachal Pradesh unit। ठीक। ओ माय गुडनेस, इतना बड़ा क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे आंसर है। ठीक है। चलिए तो 1,000 यूनिट of the products of same kind and quality are supplied to Himachal Pradesh unit at the time when the goods are sent by Madhya Pradesh unit. Sorry, 1,000 units of the products of same kind and quality are supplied to Himachal Pradesh unit at the time when goods are sent by Madhya Pradesh unit by another manufacturer located in Himachal Pradesh. The ex factory price of such goods is 19 lakhs। देखो, रस्तोगी जो है मध्य प्रदेश का, उसकी 1,000 यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20 लाख रुपीज है, और ये हिमाचल प्रदेश यूनिट को ये भेज रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेंशन करके। फिर लास्ट में पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 1,000 प्रोडक्ट्स सप्लाई बाय रस्तोगी एंड कंपनी टू इट्स हिमाचल प्रदेश यूनिट। हिमाचल प्रदेश यूनिट को जो इसने सप्लाई किया है उसकी अपने को वैल्यू पूछ रहे हैं साहब, वैल्यू पूछ रहे हैं। तो देखते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई, चैप्टर नंबर 6 जो हम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, याद दिला दिया, हमको तो नींद ही आ रही थी। हमको तो यही पता नहीं लग रहा था कि कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। तो जाग जाओ सब लोग। देखो, बात ऐसी है भैया कि ये जो सप्लाई हो रही है वो हो रही है एक ही कंपनी की दो ब्रांचेस के बीच में, जो कि दो अलग अलग स्टेट में लोकेटेड है।
तो वो क्या कहलाती है सर? वो कहलाती है डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन। और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में जो सप्लाई होती है उसका वैल्यू निकलता है सेक्शन नंबर बोलो बोलो। सेक्शन नंबर 28 से निकलता है इसका वैल्यू। अब सेक्शन नंबर 28 क्या बोलता है बच्चों? सेक्शन नंबर 28 बोलता है, सबसे पहले बोलता है कि ओएमवी लेनी है, ओपन मार्केट वैल्यू विल बी द वीओएस। उसके बाद दूसरी भी एक बात बोलता है, फिर तीसरी भी एक बात बोलता है कि अगर ये नहीं है तो ये देख लो, ये नहीं है तो ये देख लो। ऐसा ऐसा करके बोलता है भैया ये। उसके बाद में एक दो बातें ये और बोलता है। ये दो बातें और बोलता है। वो ये बोलता है दो बातें। पहली बात तो ये बोलता है कि अगर जो रिसिपिएंट है गुड्स का, जो गुड्स का रिसिपिएंट है, यानी कि यहाँ पे रिसिपिएंट कौन है? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश ये गुड्स का रिसिपिएंट है। अगर ये उस गुड्स को आगे सेल कर देता है, सेल कैसे करता है? एज इट इज सेल करता है, बिना कुछ प्रोसेसिंग किए। अगर ये आगे सेल कर देता है इस गुड्स को, तो मध्य प्रदेश वाले ने हिमाचल प्रदेश को दिया था। हिमाचल प्रदेश अगर आगे सेल कर देता है एज इट इज विदाउट प्रोसेसिंग किए बगैर, बिना प्रोसेसिंग के, तो ये जब सेल करता है, जो आगे जो भी प्राइस चार्ज करता है, यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या? 1,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम काइंड एंड क्वालिटी आर सप्लाइड टू हिमाचल प्रदेश यूनिट at the time when the goods are sent by Madhya Pradesh units by another manufacturer located in Himachal Pradesh. The expected price of such goods is 19 lakhs. The Himachal Pradesh unit of Rastogi company is eligible for full ITC. तो ये जो 29 लाख रुपीज दिया हुआ है कुछ और ही अमाउंट है। ठीक है, तो ये पहले तो हमको देखना है ओएमवी, फिर देखना है दूसरा ऑप्शन और दिया हुआ है, वो है लाइक काइंड एंड क्वालिटी। लाइक एंड, अगर ओएमवी नहीं मिलता तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी की क्या वैल्यू होती है वो लेना है। दोनों अवेलेबल नहीं है तो रूल नंबर 30 लगेगा। 30 क्या बोलता है? 30 बोलता है भैया कॉस्ट प्लस 10% होती है वीओएस। और भैया अगर 30 भी अवेलेबल नहीं है तो फिर 31 लगाते हैं। तो इस तरह से चार जो है, रूल नंबर 28 में चार चीजें लिखी हुई है। उसके बाद में दो चीजें और लिखी हुई है जो चारों के भी दोनों चीजें ऑप्शन है उसके पास में। तो पहला ऑप्शन ये है कि भाई हिमाचल प्रदेश वाला जो अपना रिसिपिएंट है वो अगर एज इट इज फर्दर सप्लाई करता है तो उस केस में एक वैल्यू निकालने का मेथड दिया हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पे वो हिमाचल प्रदेश यूनिट एज इट इज सप्लाई नहीं कर रही है, वहां पे वो प्रोसेसिंग कर रही है उस गुड्स की। जो गुड्स उसको मिल रहा है उसकी प्रोसेसिंग कर रही है, फिर सेल कर रही है। तो जो पहला वाला जो एक्सेप्शन है, वो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है वो नहीं यहाँ पे आएगा। सेकंड ऑप्शन सबका बाप, बाप ऑप्शन बोलते हैं इसको। बाप ऑप्शन क्या कहता है कि अगर एचपी यूनिट को फुल आईटीसी मिलता है, अगर जिसको रिसिपेंट को फुल आईटीसी एलिजिबल है, तो एनी वैल्यू चार्ज्ड इन इनवॉइस, इनवॉइस में कुछ भी वैल्यू लिख दो, आप 1 रुपया लिख दो, विल बी डीम्ड एज ओएमवी। उसी को ओएमवी हम मान लेंगे खुशी खुशी। फुल आईटीसी मिलता है तो हमको कोई टेंशन नहीं है। आप 2 रुपए लगा लो, 10 रुपए लगा लो, 20 लाख लगा लो, जो मर्जी पड़े आप इनवॉइस पे मेंशन कर दो। तो इसने इनवॉइस बनाया, उस पर 20 लाख रुपीज लिख दिए, लिख दिए 20 लाख रुपीज। तो भाई इसके पास ऑप्शन है, लो में ही ऑप्शन दे दिया कि भाई सप्लायर चाहे, ऑप्शन है ये, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यही रखना है उसको, यही मानना है। उसके पास ऑप्शन है कि अगर फुल आईटीसी मिल रहा है उसको, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि हिमाचल प्रदेश यूनिट को
फुल आईटीसी मिलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एचपी यूनिट ऑफ रस्तोगी इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। तो फुल आईटीसी मिलता है। तो मध्य प्रदेश ने जो सप्लाई किया है, एमपी ने जो एचपी को सप्लाई किया है, उसका वैल्यू, जो जो भी इनवॉइस पे वैल्यू लिखा है, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ये ऑप्शन है उसके पास। तो यहाँ पे कितना इनवॉइस पे कितना वैल्यू लिखा है भैया? कॉस्टिंग है यहाँ पे 20 लाख रुपए की कॉस्ट है इसकी, और वही इनवॉइस पे लिखी है। तो इनवॉइस पे कितनी वैल्यू लिखी है? 20 लैक्स। इनवॉइस पे कितनी वैल्यू लिखी हुई है? 20 लैक्स। इनवॉइस वैल्यू इज इक्वल टू 20 लैक्स। ठीक है जी। अभी देख लेते हैं आंसर में ये क्या करना चाहते हैं, और यहाँ पे 19 लाख का क्या करना है, और सारी चीजें वैसे हमने ऑलरेडी देख चुकी है। ये चार इसके पास में वैल्यूएशन के मैकेनिज्म है: ओएमवी, लाइक काइंड, कॉस्ट प्लस टेन, एनी अदर मेथड। इनके दो बाप वाले ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है, अगर सेल एज इट इज सेल करता है तो पहला बाप है वो, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और सबका बाप यहाँ पे, अगर फुल आईटीसी मिलता है, इसमें एक ही कंडीशन है कि फुल आईटीसी मिलता है। तो इसमें इस क्वेश्चन में फुल आईटीसी मिलता है, तो इनवॉइस पे जो वैल्यू लिख दी है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो सबसे पहले तो बात आ रही कि भाई ये डिस्टिंक्ट पर्सन है। क्या है ये जो मैंने बताया कि डिस्टिंक्ट पर्सन है ये? क्योंकि एक ही पेन के अगर दो स्टेट में यूनिट्स है तो वो कहलाती है डिस्टिंक्ट पर्सन। फिर बोला है कि भाई रूल नंबर 28 बोलता है चार बातें: ओएमवी, लाइक काइंड एंड क्वालिटी, कॉस्ट प्लस 10%। उसके बाद उसके दो बाप है, दो ऑप्शन और है उसके पास में। अगर वो फर्दर सप्लाई कर रहा है तो एक ऑप्शन ये है, फर्दर सप्लाई नहीं अगर ये तो एक ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन और है उसके पास में, फुल आईटीसी मिलता है। तो जो भी इनवॉइस पे लिख दिया है वही डीम्ड ओएमवी मानी जाएगी, वही डीम्ड ओएमवी मानी जाएगी। इसलिए अब ये सारा तो हो गया ज्ञान की बात। अब इस क्वेश्चन में जो फैक्ट्स है उसके ऊपर हम आंसर करते हैं। इन द गिवन केस द ऑप्शन ऑफ वैल्यूइंग द गुड्स एट 90%। तो ये जो पहला ऑप्शन है, ये वाला बाप ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे नॉट अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि एज सच सप्लाई करता है तो पहला ऑप्शन लग सकता है, प्रोसेसिंग करने के बाद सप्लाई करता है तो नहीं लगता है, ये मैंने बताया। लेकिन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है, क्योंकि एलिजिबल फुल आईटीसी में एचपी वाले को फुल आईटीसी मिलता है। इसलिए यहाँ पे 20 लाख रुपीज विल बी दी डीम्ड ओएमवी। डीम्ड ओएमवी, इनवॉइस पे जो लिख दिया है वो डीम्ड ओएमवी है, और वो डीम्ड ओएमवी है मतलब वही वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। चलिए जी, चिंटू सर क्वेश्चन आया इतना बड़ा करने के बाद में, बड़ी खुशी की बात है। तो आपको ये ऊपर वाला, इससे 28 वाला आपको जो रूल है वो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, आई होप सो। अ फार्मा कंपनी सप्लाइज ए ड्रग इंटरमीडिएट टू इट्स ओन यूनिट इन अनदर स्टेट, डिस्टिंक्ट पर्सन हो गई, फॉर कन्वर्जन इनटू फॉर्मुलेशंस। द प्रोडक्ट इज एक्सक्लूसिव टू दिस कंपनी। लो साहब, ये जब प्रोडक्ट बनाती है ना ये कंपनी, ये यही बनाती है दुनिया में, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बनाती है भैया ये। एंड देर इज नो मार्केट सेल इन इंडिया फॉर दिस ड्रग इंटरमीडिएट। ठीक है, इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का कोई इंडिया में सेल नहीं होता है। सिर्फ सिर्फ एक ही काम आती है, एक यूनिट दूसरे यूनिट को ये भेजती है बस। इंडिया में कोई सेल नहीं इसका। गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल। लो साहब, क्योंकि यही कंपनी इंडिया में ऐसी है जो गुड्स बनाती है, तो कोई दूसरी कंपनी भी इस तरह के गुड्स बनाती ही नहीं है। इसलिए सेम टाइप के, बिल्कुल सेम तरीके के गुड्स का, जो कि लाइक काइंड एंड क्वालिटी बोला जाता है, वो अवेलेबल नहीं है। हम्म। तो अपने को क्या करना है इसमें? आंसर ये बताना है कि इस केस में वीओएस क्या लेंगे भाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लेंगे। तो भैया हमने अभी अभी देखा था,
ओएम भी अवेलेबल है तो ये ले लो, नहीं है तो दूसरे नंबर पे जाओ। लाइक काइंड एंड क्वालिटी अवेलेबल है तो ये ले लो, नहीं है तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और कॉस्ट प्लस 10% अवेलेबल है तो ये ले लो, कॉस्ट प्लस 10% ले लो। ठीक है। और इसके बाद में ये दो बाप ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। पहले बाप ऑप्शन के लिए कंडीशन है कि एज इट इज सप्लाई होना चाहिए, मतलब जो रिसीविंग यूनिट है उसको फर्दर सप्लाई कर देती है एज इट इज, तो पहला ऑप्शन लिया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर फुल आईटीसी उसको मिलता है तो इनवॉइस पे जो वैल्यू लिखती वो ही वीयूएस बन जाएगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि भैया कॉस्ट प्लस 10% ले लो या तो, लेकिन अगर उसको फुल एलिजिबल आईटीसी पूरा मिल जाता है रिसिपिएंट को, तो कोई भी वैल्यू आप इनवॉइस पे लिख दो वो ही मान ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 बात करता है द सप्लाईज ऑफ कमोडिटी वाई टू द मार्केट आर चैनल्ड थ्रू ए स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन। कमोडिटी वाई की जो सप्लाई होती है वो हमेशा स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन के थ्रू ही चैनल होती है, एक ही चैनल है। विच कंडक्ट्स एन ऑक्शन ईच डे, फिर वो ऑक्शन करती है वहां पे टू अराइव एट द प्राइस, उससे प्राइस निकल के आता है। चलो जी बात, अब आगे बढ़ते हैं। गुप्ता एंड कंपनी, गुप्ता साहब सप्लाईज कमोडिटी वाई थ्रू द स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन। स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन के थ्रू गुप्ता जी भी सप्लाई करते हैं वाई कमोडिटी का, करते हैं जी, ठीक है। हाउ विल द सप्लाई ऑफ वाई मेड बाय गुप्ता एंड कंपनी टू स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन बी वैल्यूड फॉर पेइंग टैक्स। गुप्ता जी ने जो स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन को जो गुड्स दिया है उसका वैल्यूएशन क्या होगा भैया? गुप्ता जी ने स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन को ये वाई नाम का गुड्स दिया है और स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन आगे इसको ऑक्शन के थ्रू सेल कर देता है, सेल कर देता है। तो देखो स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन यहाँ पे आगे ऑक्शन कर दे रहा है, ऑक्शन कर दे रहा है। तो एक तरह से ये एसएमसी जो है वो क्या हो गया, ये हो गया भैया ऑक्शनियर, ये हो गया ऑक्शनियर। और ऑक्शनियर जो होता है वो भैया एजेंट की डेफिनेशन में आता है, एजेंट के डेफिनेशन में आता है। और अगर एजेंट, अगर कोई पर्सन एजेंट को सेल कर रहा होता है, ट्रांजैक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट के लिए कौन सा रूल लगता है? रूल नंबर 29। यहाँ पे लगाना अपने को 29 नंबर का रूल, 29। 27 हमने देखा किसके लिए था? मनी प्लस काइंड में कुछ मिल रहा है तो। रूल नंबर 28 रिलेटेड पार्टी एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। रूल नंबर 29 फॉर किसके लिए? एजेंट। क्या क्या बातें लिखी हुई है एजेंट वाले केस में भैया? एजेंट वाले केस में जो वैल्यूएशन होता है, पहला ऑप्शन, मतलब पहले में भी दो उसके पास है, या तो ओएमवी ले लो, और चाहे तो वो 90% ऑफ वैल्यू चार्ज फ्रॉम कस्टमर बाय द एजेंट। यहाँ पे एजेंट कौन है? एसएमसी। एसएमसी कस्टमर से क्या प्राइस चार्ज कर रहा है उसका 90% निकाल लो, वो क्या हो जाएगा? वीओएस। वीओएस बिटवीन किसके? गुप्ता जी के और एसएमसी के बीच का जो सप्लाई है, सप्लाई का जो ट्रांजेक्शन है वो हो जाए, उसका वैल्यू हो जाएगा 90% वाला प्राइस। तो देखो
यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि ये जो वाई वाला प्रोडक्ट्स है वो केवल और केवल इसके थ्रू ही चैनल होता है, एसएमसी के थ्रू ही। अगर सारा ही गुड्स एसएमसी के थ्रू ही चैनल होता है तो उसका ओएमवी तो मार्केट में मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। तो दूसरा ऑप्शन बचता है 90% वाला। अगर 90% वाले ऑप्शन से आपके पास अवेलेबल है, प्राइस अवेलेबल है कि उसने क्या रेट में सेल किया है एसएमसी ने, तब तो आप 90% वाला ऑप्शन ले लो। अगर नहीं है तो भैया जी अपने पास दूसरा जो मेथड है वो है रूल नंबर 30, जो बोलता है कॉस्ट प्लस 10%। अगर ये भी नहीं है तो फिर लास्ट बचता है अपना रूल नंबर 31, जो जिसका नाम है रेजिडुअल मेथड। वो बोलता है कि आप कोई भी रीजनेबल मीन्स से आप निकाल लो वैल्यू। आप खुद डिसाइड कर लो क्या रीजनेबल यहाँ पे निकाला जा सकता है, उससे आप निकालो भैया। हम तो थक गए अभी बताते बताते। तो यही सारी बातें यहाँ पे जो मैंने समझाई लिखी हुई है, ये एजेंट है। रूल नंबर 29 लगने वाला है। क्योंकि ओ एम वी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, नो ओ एम वी, इसलिए 90% वैल्यू हम ले सकते हैं। अगर वो उससे भी नहीं निकलता है तो कॉस्ट प्लस 10%, या फिर रूल नंबर 31 के अकॉर्डिंग BJM, बेस्ट जजमेंट मेथड भी उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बढ़ते हैं हम लोग आगे। सुपर लीवर लिमिटेड, सुपर लीवर लिमिटेड is engaged in manufacture of taxable electronic goods. Its two manufacturing units are located in Mumbai and Nagpur, and both units are registered under GST in the state of Maharashtra. दोनों महाराष्ट्र में ही रजिस्टर्ड है। The company has another manufacturing unit in Bangalore, registered under GST in the state of Karnataka, and retail showroom in Ahmedabad, जो कि गुजरात में है। ठीक है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई और ब्रैकेट में दे दिया मोस्ट बेनिफिशियल। ये ध्यान रखना, मोस्ट बेनिफिशियल का मतलब है कि जो भी ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल है, तो जिस ऑप्शन से सबसे कम वैल्यू आती है वो हमको लेनी है। तो ये वर्ड्स पे ध्यान देना। मोस्ट बेनिफिशियल्स, मेड बाय, मेड बाय Bangalore unit as well as value of supply most beneficial made by Ahmedabad retail showroom with respect to transfer of goods by these units to Messrs Equilibrium Sales, Messrs Paridhi Sales, and Messrs Dhara Enterprises if Super Lever Limited furnishes the following additional information। ठीक है, चलिए। Bangalore unit has appointed Messrs देखो सबसे पहले तो सुपर लीवर इंगेजम इट इज मुंबई नागपुर में दो ब्रांचें हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में हो गए एक, तो फिर इसके बाद कर्नाटका में एक इसका मैन्युफैक्चरिंग है, एक गुजरात में इसका शोरूम है, तो तीन रजिस्ट्रेशन इसके पास हो गए। बेंगलोर यूनिट हैज अपॉइंटेड मैसर्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम सेल्स एज इट्स सोल सेलिंग एजेंट। सोल सेलिंग एजेंट इसको अपॉइंट किया जा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं मैसर्स इक्विलिब्रियम सेल्स, सेल्स द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ऑफ बैंगलोर यूनिट अंडर द इनवॉइस इशूड इन ऑन नेम। अभी मैं इसको शॉर्ट में बोलता हूँ ईएस। क्या बोल देता हूँ? ईएस। ईएस अपने खुद के नाम से इनवॉइस बना रहा है यहाँ पे। द बैंगलोर यूनिट ट्रांसफर्ड द गुड्स कॉस्टिंग 725 टू मैसर्स ईएस विच वर सोल्ड बाय ईएस ऑन 31st अक्टूबर। 20th अक्टूबर को भेजा था इसने और ईएस ने उसको 765 में सेल कर दिया। ठीक है। उसके बाद लिखा है ऑन 20th अक्टूबर another electronic goods manufacturer supplied the goods of like kind and quality, लाइक एंड क्वालिटी की वैल्यू यहाँ पे देने जा रहे हैं हमको, टू मैसर्स ईएस। सेम काइंड ऑफ क्वालिटी की गुड्स कोई और मैन्युफैक्चरर ईएस को भेज रहा है। क्या प्राइस पे? 775। पूछा क्या गया है हमको कि आपको क्या निकालना भैया जी,
कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो कि मोस्ट बेनिफिशियल वाली निकालनी है। तो अभी देखो, सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन समझते हैं। बेंगलोर यूनिट ने ईएस को कुछ गुड्स सेंड किया है। ईएस क्या है इसका? सोल सेलिंग एजेंट। सोल सेलिंग एजेंट है ये। और ईएस ने फर्दर इसको कस्टमर को सेल कर दिया है। और इनवॉइस किसके नाम पे बनाया गया है? इनवॉइस बनाया है ईएस ने अपने नाम पे। ईएस ने अपने नाम पे इनवॉइस बनाया है। तो सबसे पहली बात, हम चले जाते हैं शेड्यूल नंबर 1 में। शेड्यूल 1 ये बोलता है कि अगर एजेंट ने अपने नाम से इनवॉइस बनाया है यहाँ पे, तो बेंगलोर जो अपनी जो कंपनी है बेंगलोर में जो लोकेटेड है, और जो एजेंट है, उन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन है वो बन जाएगा डीम्ड सप्लाई। डीम्ड सप्लाई। तो ये सप्लाई तो बन गया। सप्लाई बन गया मतलब जीएसटी आएगा। जीएसटी आने के लिए हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी जीएसटी आएगा। अब वैल्यू निकालने के लिए हमको रूल्स में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? रूल्स में जाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि रूल्स हम लोग यहाँ पे कौन सा वाला लगाने वाले हैं। तो देखो, सोल सेलिंग एजेंट जो होता है ना, वो रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में आ जाता है। हमने सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ी है रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन। उसमें फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड है, बाकी और भी इंक्लूडेड है। उसमें एक पर्सन है सोल सेलिंग एजेंट, उसको बोला गया रिलेटेड पर्सन। तो बहुत यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है बच्चों, कि एजेंट के लिए अलग रूल बने हुए हैं। बट अगर वो एजेंट सोल सेलिंग एजेंट है, यानी कि सोल एजेंट है, यानी कि केवल अपने लिए ही वो एजेंट का काम करता है, किसी और के लिए एजेंट का काम नहीं करता। ये अपना केवल एक वही एजेंट है। तो अगर सोल सेलिंग एजेंट वर्ड लिखा हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा? रिलेटेड पर्सन। और अगर वो रिलेटेड पर्सन बन गया, तो कौन सा रूल लगेगा बच्चों? रिलेटेड पर्सन के लिए कौन सा रूल है? रूल नंबर 28। रूल नंबर 28 से यहां पे हमको वीओएस निकालना है। तो रूल नंबर 28 हमने देखा था अभी अभी, वापस बता देता हूं। पहला है ओएमवी, सेकंड है लाइक काइंड एंड क्वालिटी, लाइक काइंड एंड क्वालिटी LKQ। थर्ड कॉस्ट प्लस 10%। फोर्थ रेजिड्यूअल मेथड। और इनके चारों के ऊपर में दो बाप। दो में ऑप्शन एक, दोनों ऑप्शन में है, कोई सा भी ऑप्शन आप ले सकते हो। पहला है कि अगर जो ये एजेंट है इस गुड्स को फर्दर सेल कर रहा है, तो एजेंट जिस रेट पे सेल कर रहा है उसका 90%। एजेंट जिस रेट पे सेल कर रहा है उसका 90%। और दूसरा दूसरा बाप क्या है? दूसरा बाप है कि जो रिसिपिएंट है, यहाँ पे रिसिपिएंट कौन है? एजेंट है गुड्स का। वो अगर फुल आईटीसी उसको मिलता है, फुल आईटीसी के लिए अगर एलिजिबल है, तो इनवॉइस पे जो भी वैल्यू लिख दी है, एनी वैल्यू, इनवॉइस पे एनी वैल्यू जो मेंशन कर दी है, वो बन जाती है डीम्ड ओएमवी। तो देखो, यहाँ पे हमने नीचे देखा नहीं है, बट मैंने चुपके से देख लिया था। वो ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है नोट। नोट करने की जरूरत है हमको। मेसर्स ईएस, परिधि, धारा आर नॉट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। ये फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे, जो एक और ऑप्शन है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो बाकी जो बची हुई है वही चीजें हमको देखनी है यहाँ पे।
ईएस के लिए देखो, ओएमवी क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, एल के क्यू हमको दिए रखी है। एल के क्यू कितना है? 765, सॉरी 775। लाइक काइंड एंड क्वालिटी की वैल्यू 775 है। कॉस्ट हमको दे नहीं रखी है यहाँ पे, रेजिडुअल मेथड को अपने को जाना नहीं है अभी फिलहाल के लिए। हाँ, ये वाला अपने को ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ये फर्दर सप्लाई कर रहा है, बेंगलोर यूनिट ट्रांसफर द गुड्स कॉस्टिंग। कॉस्टिंग तो अपने पास 725 की कॉस्टिंग भी अवेलेबल है, तो 7.25 प्लस 10% से भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। लेकिन ये वैल्यू तभी लेनी जब एल के क्यू अवेलेबल नहीं है, तो ये वैल्यू लेने का अपने पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एल के क्यू अवेलेबल है। लेकिन ये जो ऑप्शन वाली जो दोनों चीजें है ना, वो लेने का ऑप्शन हमारे पास है फिर भी। तो एल के क्यू 7.75 अवेलेबल है, और जो इसने फर्दर सेल किया है 7.65 में सेल किया है इसने आगे कस्टमर को, उसका 90%। तो 7.65 मल्टीप्लाई बाय 90%, ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 76,500 लेस कर देंगे, तो 9.89885, 9 लाख, सॉरी 6 लाख 88,500 रुपीज की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ये होगा 90% वैल्यू। अब हमको लेना मोस्ट बेनिफिशियल वैल्यू। अपने पास दो ऑप्शन अवेलेबल हो गए अभी, पहला 7.75 लैक्स, दूसरा 6.88 लैक्स। दोनों में से जो कम होगा वो ले लेंगे, तो यहाँ पे ये वैल्यू हम ले लेंगे। चलिए, तो पहले का आंसर आ गया अपने पास। ये सारी कहानी जो मैंने बताई है वो लिखी हुई है, फाइनल आंसर 6.68। तो हमको भी लिख देना है कि भाई ये सोल सेलिंग एजेंट है, रिलेटेड पर्सन होता है। रिलेटेड पर्सन के लिए रूल 28 लगाना पड़ता है। रूल 28 में पहला है ओएमवी, वो हमारे पास नहीं है। दूसरा एल के क्यू, लाइक काइंड एंड क्वालिटी, वो अवेलेबल है, उसका अमाउंट इतना है। उसके बाद प्रोवाइजो, आई मीन ऑप्शन जो है वो दो ऑप्शन है। उसके बाद 90% वाला एक ऑप्शन है, अगर फर्दर सेल किया तो वो यहाँ पे लग सकता है, उसका वैल्यू इतना आ रहा है। और सेकंड जो ऑप्शन है फुल आईटीसी मिलने पे आता है, वो फुल आईटीसी इसको मिलता नहीं है, तो इसलिए वो ऑप्शन ले नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे आ जाएगा दोनों में से जो कम होगा। अभी मैं इसको रीड आउट करने लगूंगा आंसर को, तो आप लोग ही बोर हो जाएंगे, इसलिए रीड में करना नहीं चाहता। बाकी सारी चीजें वही लिखी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। द रिटेल शोरूम एट अहमदाबाद ट्रांसफर्स गुड्स कॉस्टिंग 85,000 टू इट्स एजेंट मिस पीएस। इसने भी एक एजेंट बना रखा है अपना, वो पहले वाला था सोल एजेंट, इसलिए लग गया रूल 28। इसमें यहाँ पे सोल लिखा हुआ नहीं है, तो सोल लिखा हुआ नहीं है तो ये केवल नॉर्मल एजेंट है। और नॉर्मल एजेंट के लिए कौन सा रूल लगता है? रूल नंबर 29। 29 लगेगा यहाँ पे। ऑन 12th October मिस पीएस सेल सच गुड्स ऑन 18th October एट 5 लाख अंडर द इनवॉइस इश्यूड इन द नेम ऑफ रिटेल शोरूम एट अहमदाबाद। इनवॉइस जो बना हुआ है वो रिटेल वाले शोरूम के नाम का इनवॉइस बना है, एजेंट के नाम का इनवॉइस नहीं बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन 17th October मिस पीएस has sold goods of like kind and quality as the one supplied by the retail showroom at Ahmedabad to unrelated customer at 470। तो इसने पीएस ने फर्दर सेल किया था सेम गुड्स का एल के क्यू का लाइक काइंड एंड क्वालिटी का, जिसका वैल्यू 470। तो देखो यहाँ पे कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। एक है शोरूम, एक है परिधि, पीएस। परिधि
हाँ, परिधि सेल्स, पीएस। और ये आगे सेल कर रही है पीएस किसी कस्टमर को। लेकिन इनवॉइस जो यहाँ पे कट रहा है, इनवॉइस जो बनाया जा रहा है, वो शोरूम के नाम का इनवॉइस बनाया जा रहा है। अगर इनवॉइस शोरूम के नाम का बना दिया, डायरेक्टली कस्टमर के नाम पे जो इनवॉइस बन रहा है वो शोरूम के नाम का बन गया, तो ये जो पीएस जो है, परिधि सेल्स, दिस इज नॉट एन एजेंट, नॉट एन एजेंट। जीएसटी में ये एजेंट ही नहीं रह जाती है अभी, एजेंट ही नहीं रह जाती, क्योंकि शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है कि अगर एजेंट अपने नाम से इनवॉइस बनाता है तो डीम्ड सप्लाई है, और एजेंट अपने नाम से इनवॉइस नहीं बनाता है तो डीम्ड सप्लाई नहीं है। डीम्ड सप्लाई नहीं है, तो डीम्ड सप्लाई नहीं है, तो उस केस में आप वैल्यूएशन रूल्स की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको डीम्ड सप्लाई नहीं माना गया है। अगर सप्लाई ही नहीं माना गया है तो वैल्यू निकालने की कहाँ जरूरत है। तो यही बात यहाँ पे अपने को आंसर में लिखने की जरूरत है। ये जो वैल्यूज दे रखी है उनका कोई यूज यहाँ पे नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे आंसर लिखते करते बैठ मत जाना 90%, ये परसेंट, वो परसेंट, कॉस्ट प्लस 10%, उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। चलिए जी, तो यहाँ पे क्या आंसर देख लेते हैं हम लोग। ये वाला सेकंड, यहाँ से आंसर शुरू होता है। एन एक्टिविटी ट्रांजेक्शन क्वालिफाइज एज सप्लाई अंडर जीएसटी ओनली इफ अंडरटेकन फॉर ए कंसिडरेशन। कंसिडरेशन होगा तो सप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अगर सप्लाई हो रहा है, तो शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में सप्लाई है तो विदाउट कंसिडरेशन भी उसको डीम्ड सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। लिखा है प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इज कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई। अगर एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल सेल करता है तो उसको डीम्ड सप्लाई हम मान लेते हैं, चाहे वहां पे विदाउट कंसिडरेशन भी है तो भी, ठीक है। लेकिन प्रोवाइडेड द इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई, कस्टमर को जो इनवॉइस रेज किया जा रहा है वो इनवॉइस इज इश्यूड बाय द एजेंट इन इन हिज ऑन नेम। एजेंट खुद के नाम से इनवॉइस बनाता है तो ही ये शेड्यूल 1 अप्लाई होगा, तो ही उसको डीम्ड सप्लाई मानेंगे, अदरवाइज उसको डीम्ड सप्लाई नहीं मानेंगे। कौन सी, किसको डीम्ड सप्लाई नहीं मानेंगे? प्रिंसिपल ने जो एजेंट को गुड्स भेजा उसको डीम्ड सप्लाई नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे इनवॉइस, अब ये तो हमने ज्ञान बांट दिया। अब देखते हैं, पहले हमको देना ज्ञान, पहले अपने को लिखने हैं जो प्रोविजंस है, वो प्रोविजंस अपने को लिखने हैं। ये एक्चुअली प्रोसेस यही होना चाहिए, हमको जो प्रोविजंस एप्लीकेबल है वो लिखने हैं, उसके बाद देखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फिर क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया। यहाँ पे बोला गया है कि भाई परिधि सेल्स ने जो इनवॉइस फाड़ा है कस्टमर के नाम पे वो रिटेल शोरूम के नाम का फाड़ा है, खुद का नाम का इनवॉइस नहीं दिया है उसने, शोरूम के नाम का इनवॉइस दिया है। इसलिए ये शेड्यूल 1 में फॉल नहीं होगा और ये सप्लाई नहीं आएगा, डज नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई, ये सप्लाई नहीं बनेगा। तो सप्लाई नहीं बनेगा तो इसके ऊपर जीएसटी भी नहीं आएगा, ये जो वैल्यूज दे रखी है उनका कोई यूज नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है आरएस रिटेल शोरूम ट्रांसफर द गुड्स कॉस्टिंग 95,000 टू इट्स एजेंट। एक और एजेंट इनके पास, धारा एंटरप्राइजेस। ऑन 15 अक्टूबर मैसर्स धारा एंटरप्राइजेस सेल्स सच गुड्स ऑन 20 अक्टूबर फॉर 1 लाख रुपीज में सेल किया इसने। ये कॉस्ट दे रखी है हमको, इसने फर्दर सेल किया 1 लाख में। अंडर द इनवॉइस इश्यूड इन इट्स ऑन नेम, धारा ने खुद के नाम का इनवॉइस दिया है वहां पे,
खुद का नाम का इनवॉइस दिया तो शेड्यूल 1 में डीम्ड सप्लाई हो जाएगी। तो रूल 29 में अपने को यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आगे बात कर रहे हैं, ऑन 19 अक्टूबर मैसर धारा एंटरप्राइजेस हैज सोल्ड गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी as the one supplied by retail showroom at Ahmedabad to an unrelated customers at 98,000 rupees. 98,000 रुपीज में ये लाइक काइंड एंड क्वालिटी का गुड्स भी ऑन 19 अक्टूबर मैसर्स धारा एंटरप्राइजेस हैज सोल्ड गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी टू द अनरिलेटेड कस्टमर एट 98,000 रुपीज। तो देखो, रूल नंबर 29 सिस्टमेटिकली जाते हैं हम लोग। रूल नंबर 29 एजेंट के केस में लगता है। उसमें पहला ऑप्शन जो होता है, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो बोलता है या तो OMV और 90% ऑफ वैल्यू चार्ज्ड बाय एजेंट फॉर लाइक काइंड एंड क्वालिटी गुड्स, ये पहला है। उसके बाद अगर ये नहीं है तो दूसरे में जाना, नहीं तो तीसरे में जाना है। यही रूल यहाँ पे है जी साहब। तो देखो, यहाँ पे OMV क्या है, OMV दिया हुआ है क्या? तो यहाँ पे OMV यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है। ओपन मार्केट वैल्यू, अब ये 1 लाख रुपए में धारा सेल करती है ना आगे 20 अक्टूबर को, लेकिन कोई OMV तो दिया हुआ ही नहीं है, ओपन मार्केट वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो ये ओपन मार्केट वैल्यू तो यहाँ पे अपने पास अवेलेबल नहीं है। दूसरा, 90% ऑफ द वैल्यू चार्ज बाय द एजेंट फॉर लाइक काइंड एंड क्वालिटी। एजेंट जो वैल्यू चार्ज कर रहा है कस्टमर से, उसका 90% हमको लेना है। तो देखो, यहाँ पे हम आंसर में देखते हैं, सिंस मैसर धारा एंटरप्राइजेस सेल्स द गुड्स अंडर द इनवॉइस इश्यूड बाय इट्स ओन नेम, इट फॉल्स विद इन द प्रीव्यू ऑफ एजेंट इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 1। तो सबसे पहले तो हमको तो ये बात तो लिखनी है, शेड्यूल 1 को लिखना है कि भाई इसने खुद का नाम का इनवॉइस दिया है, इसलिए एजेंट है, इसलिए डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। डीम्ड सप्लाई किसके बीच में? शोरूम एंड धारा के बीच का जो ट्रांजेक्शन है उसको डीम्ड सप्लाई हो जाएगा, शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग सप्लाई माना जाएगा। रूल 29 लगेगा, ये हमने देखा है। रूल 29 क्या बोलता है? 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। धारा जब आगे सेल कर रही है उसका 90%, मतलब आगे सेल क्या कर रही है? लाइक काइंड एंड क्वालिटी का गुड्स जो सेल कर रही है उसका 90% लेना है। इन द गिवन केस, सिंस ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, OMV तो अवेलेबल ही नहीं है, वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड टू मैसर्स धारा एंटरप्राइजेस, शोरूम ने जो धारा को गुड्स सेल किया है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 90% ऑफ 98,000 रुपीज। यहाँ पे जो अमाउंट लेना है वो हमको लेना है 98,000 रुपीज, जो इसने चार्ज किया है लाइक काइंड एंड क्वालिटी गुड्स का, उसका अपने को 98% लेना है, उसका 90% लेना है, उसका लेना है। जो हमने उसको गुड्स भेजा था और उसी गुड्स को उसने आगे एज इट इज सेल किया 1 लाख रुपीज में, उसका नहीं लेना है, क्योंकि हमको लाइक काइंड एंड क्वालिटी का अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसका अपने को लेना है, 1 लाख का नहीं लेना है, 1 लाख का नहीं लेना है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आंसर होता है पूरा। चलिए जी, बहुत लेंदी क्वेश्चन था, काफी इंटेंसिव था, मेंटल इंटेंसिव। थोड़ा आप पानी वानी पी लीजिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इसको आपको बड़ा क्वेश्चन है, अभी करेंगे तो काफी लोड आ जाएगा। इसको मैं आपको दे देता हूँ क्या, होमवर्क के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 19 को आपको करना होमवर्क में। ऑलरेडी हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है, तो ये आपसे, आप इसको लिख लिख के आंसर करना, प्रॉपरली करना, ऑडिट मत करना। मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप जो भी क्वेश्चंस करो, पहली बार जब आप कर रहे हो क्वेश्चंस को, तो ज़रूर से, भले ही आप उसका पूरा पूरे सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट जो भी अमाउंट आपका आ रहा है वो आपको लिखना चाहिए, ताकि आपको उससे आपको पूरा थॉट्स प्रॉपर आ जाएंगे, और आंसर जब आप एग्जाम में लिखोगे तो उससे आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में लिखते टाइम। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। जेसी, जेसी इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स। इट हैज इट्स फैक्ट्री एट हरिद्वार उत्तराखंड में फैक्ट्री डाली है भाई ने, एंड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। इट हैज इट्स सब्सिडरी कंपनी एटी, सब्सिडरी है विथ होल्डिंग ऑफ 75% शेयर्स। बताने की जरूरत क्या है, सब्सिडरी है वही बहुत काफी है हमारे लिए। सब्सिडरी है तो रिलेटेड पर्सन है, ठीक है, सब्सिडरी है तो रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में ये फॉल हो जाता है। और रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन हमने देखी थी सप्लाई वाले चैप्टर में। चलिए, एटी इज इंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ केमिकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय जेसी इन नॉर्थ इंडिया। एटी कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में कहीं पे जेसी के बनाए हुए गुड्स को सेल करती है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है। जेसी हैज ऑल्सो अपॉइंटेड, लो साहब, ए कंसाइनमेंट एजेंट। इसने एक एजेंट को भी अपॉइंट कर रखा है जेसी ने, पीडी, उसका नाम है पीडी, ठीक है। चेन्नई में इसने अपॉइंट किया हुआ है इसको, ताकि वो साउथ मार्केट को कैटर करता है वो बंदा। उसके बाद जेसी हैज ऑल्सो सेटअप ए स्टेट ऑफ आर्ट R&D सेंटर along with laboratory near the हरिद्वार फैक्ट्री। हरिद्वार की फैक्ट्री के पास R&D सेंटर डाला हुआ है। एंड अंडरटेक्स टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट सर्विसेज फॉर केमिकल्स फ्रॉम आउटसाइड कस्टमर्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है जी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। क्या पूछा है इसमें, assume the rate of GST on chemicals are IGST 12 C6 S6 and development टेस्टिंग चार्जेस तो सर्विसेज है, सर्विसेज पे जो जनरली रेट होती है वो IGST 18 एंड CGST SGST 99%। अभी हमको क्या करना है भैया, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू मोस्ट बेनिफिशियल। पहले तो निकालना टैक्सेबल वैल्यू, और फिर निकालना जीएसटी लाइबिलिटी ICS सेपरेटली। और किसका किसका निकालना है, इतनी सारी पार्टी दे रखी है उसमें से अपने को जेसी का निकालना है। चलिए, तो टोटल मिला के 6 ट्रांजेक्शन है, देख लेते हैं वन बाय वन। वन बाय वन हम लोग इसको देख लेते हैं, देख लेते हैं। ओके 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 ओके। चलिए, जेसी सप्लाइज द केमिकल्स टू पीडी चेन्नई। जेसी, जेसी ने भाई अपना जो पीडी है, एजेंट, कंसाइनमेंट एजेंट, जेसी सप्लाइज द केमिकल टू पीडी चेन्नई ड्यूरिंग द मंथ। पीडी सोल्ड द above said goods to unrelated wholesalers in the state of Tamil Nadu and Andhra Pradesh for 60 lakhs rupees during the same month. OMV is 55 lakhs rupees. OMV 55 है, पीडी ने ये गुड्स को आगे 60 में सेल किया है। और भैया जेसी जो है, यहाँ पे भी तो एक अमाउंट दिया हुआ ना इस कॉलम में, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। अब ये क्या अमाउंट है,
ये वो अमाउंट है जो जेसीपीडी को सेल कर रहा है 45 lakhs में। ठीक है, जेसीपीडी को एक्चुअली में 45 में सेल कर रहा है। तो देखो, पीडी क्या है? कंसाइनमेंट एजेंट। कंसाइनमेंट एजेंट है तो वो एजेंट तो है ही। अगर एजेंट है फिर देखना है कि भाई शेड्यूल 1 में आएगा नहीं आएगा। ऐसे ही नहीं आएगा। क्यों शेड्यूल 1 में नहीं आएगा? क्योंकि देखो यहाँ पे है ना, शेड्यूल 1 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। शेड्यूल 1 अब आपको चेक कब चेक करना होता है? जब कंसिडरेशन नहीं हो। जब कंसिडरेशन नहीं हो तो शेड्यूल 1 देखना है। यहाँ पे भैया कंसिडरेशन है। यहाँ पे अमाउंट दिया है 45 लाख रुपीज वो चार्ज कर रहा है इससे जैसी। जो कंसिडरेशन तो है, तो शेड्यूल 1 चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन के लिए। चलो, अब अमाउंट दिया हुआ है, लेकिन रूल 29 जो है एजेंट के लिए, वो तो हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। क्योंकि रूल 29 जो है ना, वो ये नहीं है कि विदाउट कंसिडरेशन है तो ही रूल 29 चेक करना है। रूल 29 चाहे विथ कंसिडरेशन हो, चाहे विदाउट कंसिडरेशन हो, हमेशा चेक करना है रूल 29। तो रूल 28, रूल 29 जो रिलेटेड पर्सन का ट्रांजेक्शन है या एजेंट का ट्रांजेक्शन है, वो चाहे विथ कंसिडरेशन हो चाहे विदाउट कंसिडरेशन हो, दोनों केस में ये रूल के अकॉर्डिंग हमको वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू निकालने का ट्रांजेक्शन है, वैल्यू निकालने का रूल है। रूल 29 अगेन, पहला क्या है? OMV और 90%, दोनों में से कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। हमको बेनिफिशियल लेने के लिए बोला गया है। उसके बाद हमको आगे बढ़ना है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आगे बढ़ना है। ये अवेलेबल नहीं है तो आगे बढ़ना है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। ओपन मार्केट वैल्यू दी है 55 lakhs, तो ये अवेलेबल है 55 lakhs। और 90%, 90% किसका? जब ये एजेंट आगे सेम लाइक लाइक एंड LKQ वाली चीज का सेल कर देगा, उसका 90% लेना है। तो ये यही गुड सेल कर रहा है 60 lakhs में। इसी गुड्स को ये सेल कर दे रहा है 60 lakhs में, तो वही क्या बन गया? LKQ, लाइक काइंड एंड क्वालिटी। तो 60 lakhs का 90% 54 lakhs। दोनों में से जो लेस होगा वो बन जाएगा, मतलब हमको क्योंकि बेनिफिशियल लेने के लिए बोला गया है और हमारे पास दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लेने का ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन है ये। तो 55 lakhs हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, VOS। VOS बन जाएगा 54 lakhs। अब भले ही ये बंदा जो है उसको 45 में सेल कर रहा है, एक्चुअली में 45 में सेल कर रहा है, फिर भी यहाँ पे भैया जी, यहाँ पे 54 जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है उस पे ही टैक्स आएगा। इसको अपने को इग्नोर करना है। इसको क्या करना है? इग्नोर। क्योंकि रूल 29 स्पेसिफिकली बोलता है कि एजेंट का ट्रांजेक्शन तो रूल 29 ही लगाना है। ये ट्रांजेक्शन वैल्यू को इग्नोर करना है। तो इसका आंसर हम करते जाते हैं। पहले का आ गया, जो इसने एजेंट को दिया था उसकी वैल्यू आ गई 54 lakhs। और ये IGST लगेगा इसके ऊपर में, I, C और S। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या लगेगा? आई लगेगा। और रेट क्या दे रखी है? 12% की रेट है आई की, मतलब गुड्स के लिए। तो 54 lakhs का 12% IGST यहाँ पे आ जाएगा। 54 lakhs का 12% कितना हो गया? 540 एंड 108, तो 648 अमाउंट हो गया IGST का। तो 54 lakhs आपको समझ में आ गया, इसका 12% IGST ये अमाउंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसी सप्लाइड केमिकल्स टू AT ड्यूरिंग द मंथ। AT, AT कौन है? इसकी सब्सिडरी। कौन से स्टेट में? दिल्ली में। ये होगी सब्सिडरी है तो रिलेटेड पर्सन है। रिलेटेड पर्सन है तो रूल 28 के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी है।
80 फर्दर सोल्ड, किस प्राइस पे सेल कर रहा है ये? 30 लैक्स पे। जैसी 80 को 30 पे सेल कर रहा है, बट ये 30 का कोई यूज नहीं है, इसको इग्नोर मारना है, क्योंकि रूल 28 में जाना है अपने को। ये जो 30 है वो तो ट्रांजेक्शन वैल्यू है, ट्रांजेक्शन वैल्यू को अपने को इग्नोर करना है। 80 further sold the said chemicals to unrelated retailers in Delhi for 42 lakhs में इसने आगे सेल किया है। एंड 80 इज नॉट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, ओएमवी इज 38 lakhs। तो देखो, सबसे पहले ये है रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन है तो रूल लगेगा 28। 28 में सबसे पहले चार ऑप्शन है, नहीं चार सीक्वेंसली जाना है, चार चार अपने पास में मेथड है, सीक्वेंसली जाना है। पहला ओएमवी, तो ओएम भी अवेलेबल है तो आगे बढ़ना ही नहीं है। बाकी 2, 3, 4 ये देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद में दो बाप ऑप्शन है, उनको हमेशा देखना है, उनको हमेशा देखना है। पहला बाप ऑप्शन है 90% वाला, 90% ऑफ प्राइस चार्ज बाय दी रिलेटेड पर्सन टू दी कस्टमर। आगे उसने क्या प्राइस पे बेचा है उसका 90%। और दूसरा बाप है अपना, अगर फुल आईटीसी एलिजिबल है रिसिपिएंट को, तो एनी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे दे दिया अपने को फुल आईटीसी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा था ना अभी, नॉट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। तो सेकंड ऑप्शन तो यहाँ पे लग नहीं सकता, ये तो आ नहीं सकता। और अपने को दे रखी ओएमवी, ओएमवी कितनी है? 38, ओएमवी है 38। और ये वाला ऑप्शन लगा सकते हैं हम साथ में, ये वाले ऑप्शन हम हमेशा लगा सकते हैं। यहाँ पे तो सीक्वेंसली जाना है, फर्स्ट 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। लेकिन यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है, ये हम कभी भी लगा सकते हैं। तो 42 लाख रुपीज में इसने सेल किया है, उसका 90%। तो 42 लैक्स में से 10% कम कर देंगे, 4.2, तो आ जाएगा 37.8 लैक्स। तो 42 का 90% आ गया 37.8। आप कैलकुलेटर से करोगे तो भी यही आएगा। तो इसको लेना है मोस्ट, ये भी अब इसके पास ऑप्शन है, चाहे तो ये ले ले चाहे तो ये ले ले, सप्लायर के पास ऑप्शन है ये। तो मोस्ट बेनिफिशियल जो सस्ता लगेगा वो लेगा ये। तो 37.8 यहाँ पे ये ले लेगा। तो यहाँ पे दूसरा आ जाएगा, जो इसने इसको किया आईटी को जो सेल किया, क्या नाम है इसका? 80। 80 को जो इसने सेल किया है, कुछ भी वैल्यू में सेल करने दो, उसका कोई मीनिंग नहीं है। फाइनली 37.8 लाख रुपीज यहाँ पे इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। उसके ऊपर में 12% आईजीएसटी आएगा। इसके ऊपर 12% आईजीएसटी हम यहाँ पे देख लेते हैं आंसर में ही। तो 54 का 12% यहाँ पे आएगी, आ गया आईजीएसटी 37.8 लैक्स का 12%, 453,600। 453,600 ये अपना दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे अपना हो गया भैया। हाँ जी दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, हाँ जी दोस्तों। तो ये दूसरा भी हमारा सेकंड पोर्शन हमारा हो गया, बाकी अभी चार और है। दो में थक गया हूं मैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसी एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट भी करता है जैसी, एक्सपोर्ट्स केमिकल्स टू साउथ अफ्रीका विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। आईजीएसटी लगा के सेल कर रहा है ये। दो ऑप्शन होते हैं एक्सपोर्ट में, विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। ये हम एक्सपोर्ट वाले चैप्टर में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे विथ पेमेंट ऑफ जीएसटी लगा के ये सेल कर रहा है। एंड कंसिडरेशन फॉर द सेम वॉज रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, 28 लाख रुपीज का ये सेल कर रहा है। तो देखो एक्सपोर्ट 28 लाख रुपीज का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, और इसके ऊपर में आईजीएसटी आ जाएगा। एक्सपोर्ट में हमेशा आईजीएसटी आता है, विथ जीएसटी कर रहा है तो जीएसटी लगेगा यहाँ पे, उसका बाद में उसको रिफंड मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग एक्सपोर्ट और रिफंड वाले में पढ़ेंगे। तो 28 लैक्स का 12% जीएसटी यहाँ पे लगा देंगे। तो 280 एंड 56, 3,36,000 रुपीज यहाँ पे आईजीएसटी आ जाएगा। तीसरा भी हमारा हो गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया आपको, सिंपल है। एक्सपोर्ट का जो वैल्यू है विथ पेमेंट ऑफ जीएसटी कर रहे हैं, इसलिए जीएसटी लेना है यहाँ पे।
अगर विदाउट जीएसटी लिखा होता, या तो विदाउट जीएसटी लिखा होता या तो एलयूटी वर्ड लिखा होता, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का मीनिंग होता है कि हम विदाउट जीएसटी कर रहे हैं, तो फिर हम लोग केवल टैक्सेबल वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे जीएसटी नहीं लिखते उस केस में। फोर्थ, जेसी प्रोवाइडेड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टेस्टिंग सर्विसेज टू वेरियस कस्टमर्स, बहुत सारे कस्टमर्स को इसने 8,50,000 रुपीज की यहाँ पे इसने सर्विसेज दिए और इंटर स्टेट में दिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 8,50,000 रुपीज की सर्विस दी है, उसका 18% जीएसटी रेट लगा के आईजीएसटी यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, ये तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ केमिकल टू वन ऑफ इट्स कस्टमर्स इन मुंबई हु रिक्वायर्ड द केमिकल टू बी टेस्टेड बिफोर डिस्पैच, टेस्टिंग करने के लिए पहले बोला है, एंड सब्जेक्ट टू टेस्ट रिपोर्ट कमिंग अकॉर्डिंग टू हिज पैरामीटर्स। वो बोल रहा है कि भाई टेस्टिंग करना पहले, और टेस्टिंग की जो रिपोर्ट आएगी मेरे अनुसार आएगी। टेस्टिंग वॉज सक्सेसफुल, टेस्टिंग सक्सेसफुल निकली, एंड टेस्टिंग चार्जेस ऑफ 50,000 रुपीज वर चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज किया है। तो 6,50,000 रुपीज का हमने उसको केमिकल सेल किया है, और 50,000 रुपीज का यहाँ पे चार्ज किया हमने टेस्टिंग वाला, टेस्टिंग का चार्ज किया है। तो अभी हमारे यहाँ पे धर्म संकट खड़ा हो गया कि भाई कि ये जो 50,000 रुपीज जो चार्ज किया है टेस्टिंग के नाम से, क्या ये कंपोजिट सप्लाई में माना जाएगा या इसको सेपरेट सप्लाई मानेंगे? ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था सप्लाई वाले चैप्टर में। क्या ये कंपोजिट सप्लाई है या इसको हम सेपरेट सप्लाई यहाँ पे कंसिडर करेंगे? तो देखो, इसमें देख लेते हैं हम लोग एक बार इसको। इसको कंपोजिट सप्लाई माना गया है। 650 का मटेरियल था, 50,000 रुपीज टेस्टिंग चार्जेस लिए, तो टेस्टिंग चार्जेस भी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर दिया, उसकी जो सप्लाई है उसी के अंदर इंक्लूड करके यहाँ पे गुड्स की सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया 7 लाख रुपीज, और उसके ऊपर में पूरे 7 लाख रुपीज पे जीएसटी लगेगा 12% से। यानी कि टेस्टिंग चार्जेस को अलग नहीं माना है, टेस्टिंग चार्जेस को भी जो गुड्स की जो वैल्यू है उसके अंदर ही इंक्लूड करके उसके ऊपर 12% रेट से आईजीएसटी आ जाएगा। Any amount charged for anything done by supplier in respect of supply of goods at the time of or before delivery of goods is included in the VOS। ये VOS के चैप्टर में हमने स्पेसिफिकली पढ़ा है कि सप्लाई करने से पहले किसी भी तरह की टेस्टिंग और कस्टमाइजेशन, इस तरह का कुछ भी काम कर रहा है, उसका कुछ प्राइस चार्ज कर रहा है, तो सब गुड्स की वैल्यू में ही उसको इंक्लूड कर देना है। तो गुड्स की वैल्यू यहाँ पे 7 लाख बन जाएगी, उस पर 12% जीएसटी आ जाएगा। गुड्स का रेट क्या है? 12%, और आईजीएसटी है यहाँ पे। चलिए, तो अभी आगे ये हो गया अपना पांचवा भी हो गया, लास्ट लास्ट लास्ट। चलिए, सप्लाई ऑफ केमिकल एट सब्सिडाइज रेट फॉर सब्सिडाइज रेट है ये, सस्ते में दे रहे हैं हम लोग, सब्सिडी नहीं मिल रही है यहाँ पे। सब्सिडी मिलना अलग बात होती है, और सब्सिडाइज रेट पे सेल करना का मतलब है कि हम उसको कम रेट पे सेल कर रहे हैं। सप्लाई ऑफ केमिकल एट सब्सिडाइज रेट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी नॉट रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ जेसी टू एन अनरिलेटेड चैरिटेबल एसोसिएशन इन हरिद्वार, उत्तराखंड। 5 लाख रुपीज में हमने, चलो भाई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो थोड़ा धर्म का काम कर देते हैं हम लोग, मतलब सस्ते रेट में हमने उसको 5 लाख में सेल कर दिया, जबकि उसका एक्चुअली में वैल्यू तो 6.5 था। तो देखो, आपको ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सेक्शन 15 बोलता है कि जो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है ना, वो होती है ट्रांजैक्शन वैल्यू। जिस वैल्यू पे आपने उससे ट्रांजैक्शन किया है वही होती है वीओएस।
केवल 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 अगर तो आपको काइंड में भी कुछ मिल रहा है तो आपको टीवी नहीं लेना है, फिर रूल नंबर 27 में जाना है। या फिर आपका रिलेटेड पर्सन है या डिस्टिंक्ट पर्सन है या आपका एजेंट है, तब भी टीवी नहीं लेना है, तब आपको 28 या 29 में जाना है। अगर ये है तो ये रूल लगेंगे, ये रूल के अकॉर्डिंग वैल्यू लेनी है। अगर ये नहीं है तो सिंपली मतलब ये काइंड में नहीं है, आरपीडीपी एजेंट नहीं है, तो आपको सिंपली टीवी लेना है। फिर टीवी ही लेना है, फिर टीवी ही लेना है। तो यहाँ पे टीवी क्या है, 5 लाख टीवी है। ट्रांजैक्शन आपने किस प्राइस पे किया है, 5 लाख पे। आपने आपकी इच्छा थी कि यार चैरिटेबल है, मैं सस्ते में दे देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सस्ते में दे दिया तो टैक्स भी सस्ते पे ही लगेगा, महंगे पे नहीं लगेगा। तो ये ओएम भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दी है। ज्यादातर बच्चे यहाँ पे गलती करके आते हैं कि ओएम भी दे रखे तो ओएम भी ले लेते हैं। और सब्सिडाइज रेट है, यहाँ पे कोई सब्सिडी अलग से नहीं मिल रही है। अगर कोई यहाँ पे इसको सब्सिडी दे रहा होता तब वो सब्सिडी के बारे में हम बात करते। तो 5 लाख रुपीज में यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाएगा, सेम स्टेट में है। तो 5 लाख रुपीज पे 6% की रेट से 30,000 रुपीज आ जाएगा, और इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। बोलो भारत माता की जय। चलिए भैया, तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर हम आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। काफी लेंदी हो गया है, काफी इंटेंसिव हो गया है। आप वापस से इन क्वेश्चंस को आप रिपीट करना, अपने हिसाब से करना, तो आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ट्रिकी है, कंफ्यूजिंग नहीं, थोड़ा ट्रिकी है। अगर आप ट्रिक को इसको पकड़ लिए तो आपका काम हो जाएगा। तो इसके साथ ही हम ये लेक्चर करते हैं कंप्लीट। इसका इस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर का एक और हमारा लेक्चर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 से 31 के आसपास 8-10 क्वेश्चन और है जो करने हैं। बट इतना ज़्यादा यहाँ पे इतना ज़्यादा लोड नहीं आएगा इस वाले लास्ट वाले इसमें। तो इसके साथ ही हम इसको करते हैं कंप्लीट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।